परिचय माई सेल्फ एस अत्री। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एट प्रेजेंट में एनसीआर दिल्ली गुड़गांव में रहता हूँ। 25 साल से मैं आरसीएम सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत लक्की दिन रहा जिस दिन आरसीएम मेरे घर पे आया। जब आरसीएम मुझे मिला तो उस समय मैं नौकरी कर रहा था और नौकरी भी मेरी काफ़ी अच्छी पोस्ट थी। हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की मेरी पोस्ट उस समय हुआ करती थी, जो हरियाणा गवर्नमेंट में 2nd क्लास गजटेड ऑफिसर के रूप में जानी जाती है। उस नौकरी के साथ साथ मैं अपने शहर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा था, जिस कोचिंग सेंटर से मेरे बच्चे compete करते थे इंडिया के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सरकारी नौकरी भी अच्छी थी और नौकरी के बाद का जो प्रोफेशन था वो भी बहुत बड़ा था और इनकम भी ठीक ठाक आ रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि आरसीएम मेरी समझ में आ गया। हेलो, लोगों से गलती हो जाती है कि थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना तो भी लगता है कि आरसीएम शायद मेरे लेवल का या मेरे काम का नहीं है, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि आरसीएम मुझे समझ में आ गया। ज्वाइनिंग तो मेरी ऐसे ही हो गई थी, क्योंकि ज्वाइन कराते समय सामने वाले को पता नहीं होता है क्या बताया जा रहा है, और ज्वाइन करवाने वाला व्यक्ति यदि कोई नियर एंड डियर हो तो सामने वाला ना चाहते हुए भी फॉर्म भर लेता, सामान ले लेता है, यार कभी यह नाराज ना हो जाए। हेलो, इसी प्रकार की स्थिति मेरी हुई। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे साथ इस बिजनेस में आने का कारण बना वो ये रहा कि मेरे उस अपलाइन ने, जिनको मैं भगवान के बाद दूसरा दर्जा देता हूं, जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़े भगवान के भेजे दूत के रूप में आए, आज मुझे उन पर प्राउड होता है। माई स्पॉन्सर द डायमंड ऑफ आरसीएम डॉक्टर सुरेंद्र वत्सर। जोरदार तालियां। तो ज्वाइनिंग तो ऐसे हो गई थी क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे। मेरा घर और वत्स साहब का घर इकट्ठे थे। मेरा हाउस नंबर 2700 होता था और उनका हाउस नंबर 2701 था। सिर्फ 9 इंच की दीवार बीच में थी। लेकिन सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया कि वो मुझे एक दिन किसी सेमिनार में, हेलो, बुलाकर नहीं, उठाकर ले गए। ये ध्यान रखना मेरी बात को। बुलाकर लाने से लोग नहीं आते हैं। जिस दिन आरसीएम का सेमिनार होता है सबसे ज्यादा काम लोगों को उसी दिन होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, किसी के लिए शादी होगी, किसी के कोई फंक्शन होगा। संडे का दिन था, मेरा कोचिंग सेंटर ऑफ होता था और वत्स साहब ने मुझे सेमिनार के लिए इनवाइट किया। और जैसे सेमिनार की बात आई मैंने 10 तरह के कारण बताए, 10 तरह के एक्सक्यूज़ किए, लेकिन एक नहीं चले और एट लास्ट वत्स साहब मुझे उस सेमिनार में उठाकर ले गए। और वहां जाने के बाद जो मैंने देखा, ना मैंने अपने एजुकेशनल करियर में, ना अपने प्रोफेशनल करियर में, ना मैंने अपनी फैमिली में उस प्रकार की चीज़ों को कभी सुना था जो वहां पर बताई गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें जिन पे यकीन करना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत भारी होता है। हेलो, करोड़ों लाखों की तो बात ही नहीं थी, करोड़ों रुपए की बातें, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम, पता नहीं क्या क्या बताया गया। और जब ये सारी चीजें वहां बताई जा रही थी तो उस मीटिंग में 2 प्रकार की मानसिकता के लोग बैठे हुए थे। हेलो, कुछ लोग ये सोच रहे थे यार कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, हाँ जी, तो उन बातों को उन्होंने भी सुना, बट यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। हेलो, बट मेरे से गलती क्या हो गई कि मैंने उन बातों पे यकीन कर लिया। हेलो, जो वो वहां पर दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, मैंने उन बातों पे यकीन कर लिया। मैंने रियलिटी मान लिया कि यदि प्रोडक्ट इस प्रकार का है, आने वाले समय में इस प्रकार के प्रोडक्ट आएंगे, तो लोग कब तक प्रोडक्ट लेने से मना करेंगे। यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, इस प्रोडक्ट का यूज करने से पैसा आएगा, तो कभी ना कभी तो लोगों को मानना पड़ेगा। और मैंने उस व्यक्ति की, अनजान व्यक्ति, क्योंकि आज मैं भी आपके लिए एक अनजान हूं, कुछ लोग मुझे जानते होंगे, बाकी शायद सारे नहीं जानते होंगे, तो मैंने उस अनजान व्यक्ति की बातों पे यकीन कर लिया। और यकीन कर लिया तो मुझे वो दिखने लगा जो वो बता रहा था। हेलो, अभी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सबको दिखेगी नहीं, बट जिनको दिखेगी वो उनको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो जो बता रहा था वो मुझे रियलिटी में दिखनी शुरू हो गई। यार ऐसा हो गया, इतना बड़ा नेटवर्क बन गया, इतने सारे कंज्यूमर आ गए, कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट ले आई, तो ये तो काम बहुत बड़ा हो सकता है।
बस इस पे काम करने की जरूरत तो है। तो मैंने उन चीजों को फील करना शुरू किया जो मेरे होने में मुझे सपोर्ट करने वाली थी। हेलो। और उसका परिणाम यह हुआ कि उसी मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि यह काम बहुत बड़ा है और मुझे करना चाहिए। बट मेरे सामने एक प्रैक्टिकल चैलेंज था कि मैं 14 घंटे रोज काम करता था। 6 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, 6 घंटे मैं कोचिंग सेंटर में लगाता था और 2 घंटे मुझे ड्यूटी पे आने जाने में लगते थे। तो मेरे सामने एक प्रैक्टिकल चैलेंज था कि काम तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, किया जा सकता है, होने वाला है, लेकिन करने के लिए समय तो नहीं है ना, लोगों के पास जाना तो पड़ेगा ना। तो मैंने उस मीटिंग में डिसीजन लिया कि जो मैं 6 घंटे कोचिंग सेंटर में लगाता हूं, यदि कोचिंग सेंटर को बंद करके आरसीएम पे लगाया जाए तो इस बिजनेस को किया जा सकता है। और मैंने उस पहली मीटिंग का परिणाम यह रहा कि मैंने उस मीटिंग को सुनकर यह डिसीजन लिया कि मुझे आज के बाद कोचिंग सेंटर नहीं चलाना है। अब डिसीजन तो ले लिया, लेकिन आना तो घर पे था ना सर। तो घर वाले इस प्रकार के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे क्या? और मैंने घर आके जब ये बात बताई तो पूरा घर मेरे खिलाफ था। घर वाले, बच्चे, सारे दोस्त, रिश्ता, जिन जिनको पता चला उन सब ने समझाने की कोशिश की। आपको भी बहुत सारे लोग समझाएंगे और ऐसे ऐसे लोग भी समझाएंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, बट आपको अच्छी राय दे देंगे। अब ये आप पे डिसीजन करता है, आपका डिसीजन है कि आप उन लोगों की बात मानोगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, या उस व्यक्ति की बात मानना चाहोगे जिसने बहुत कुछ बड़ा करके दिखाया है। तो मुझे लगा कि ये जो भी लोग मुझे बता रहे हैं, इनको आरसीएम के बारे में, डायरेक्ट सेल के बारे में कुछ नॉलेज तो नहीं है, तो इनकी राय सही नहीं हो सकती। बट वो व्यक्ति जो बता रहा था वो इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, उसने बहुत सारा अच्छे रिजल्ट पाए हैं और वो भविष्य दिखा रहा था। तो मैंने जैसे कैसे घर वालों को कन्विंस किया और एट लास्ट ये डिसीजन हुआ कि मैंने कोचिंग सेंटर को बंद किया। जो समय कोचिंग सेंटर में लगाया जा रहा था वो मैंने आरसीएम में लगाना शुरू किया, धीरे धीरे सीखना शुरू किया और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं 6 महीने में रोल्टी चीवर बन गया सर। 9वें महीने आई वॉज टेक्निकल चीवर और 2001 में मैंने आरसीएम को शुरू किया था। 2007 आते आते 6 साल में मैं इतना पैसा कमा चुका था जितनी हरियाणा सरकार मुझे रिटायरमेंट की एज तक देने वाली थी। तो 2007 में मैंने नौकरी को क्विट कर दिया और मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूं। लेकिन ये बात मैं आपको उस दौर की बता रहा हूं जब भारत में डायरेक्ट सेलिंग का कोई व्हाइट पेपर नहीं था। इस इंडस्ट्री के बारे में कहीं से कहीं तक भी कोई गवर्नमेंट की नजर में गाइडलाइन रूल कुछ भी नहीं था। बट आज हम जिस दौर में हैं, आज ये इंडस्ट्री बिल्कुल ओपन हो चुकी है, इसका वो फेस स्ट्रगल वाला जा चुका है। अब सरकार इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन आई, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आए और 2023 में एक ऐसा अमेंडमेंट आया जिसके बाद इस इंडस्ट्री को भारत में पंख लग गए। तो जो असली तो इस इंडस्ट्री की शुरुआत भारत में जून 2023 हुई है, जब इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग पे एक बहुत बड़ी तलवार लटकी होती थी जिसका नाम है मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट 1978, कि यदि कोई भी कंपनी इस प्रकार का काम करती है जहां पर लोगों से पैसे की चीट किया जा सकता है, लोगों के पैसे ठगी की जा सकती है, पैसे का कलेक्शन किया जा सकता है, तो उस कंपनी और उस प्रकार के काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पे भी यही एक्ट लागू होता था। बट डायरेक्ट सेलिंग, जो रियल डायरेक्ट सेलिंग है, वो इस एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि हमारे इस काम में कहीं भी पैसे का कलेक्शन नहीं है। आपने 10 रुपए दिए पेन ले लिया, आपने 20 रुपए दिए साबुन ले लिया, है ना। तो जून 2023 में पहली बार भारत में इस प्रकार का एक रूल आया जब डायरेक्ट सेलिंग को मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट 1978 से बाहर कर दिया गया। अब ये प्योरली इंडस्ट्री बन चुकी है जिसके अलग नॉर्म है। आने वाला भविष्य बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि जब से ये रूल आए हैं तो इस इंडस्ट्री की स्पीड बहुत बढ़ी है। अच्छी प्रोफाइल के लोग आना शुरू हुए हैं, अच्छे इवेंट्स होने शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े ट्रेनर अपने ट्रेनिंग में इसके टॉपिक लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में इसका सिलेबस शुरू हो चुका है। और उसका परिणाम ये रहा कि पिछले 3 साल में भारत में डायरेक्ट सेलिंग की जो स्पीड है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंच गई है। अभी हम टर्नओवर में तो बहुत बड़े नहीं हैं, बट स्पीड में बहुत बड़े हैं, रैंकिंग में बहुत बड़े हैं। 11वां स्थान हमारा पूरी दुनिया में, बट पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है। बट आंकड़े बता रहे हैं कि यदि हम इसी स्पीड से बढ़ते रहे 2040-45 के आसपास भारत वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर का सबसे बड़ा कंट्री बनने वाला है। तो आप आज उस भाव से बैठिए कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है। इस समय वर्ल्ड में सबसे बड़ा टर्नओवर यदि किसी कंट्री का है तो अमेरिका का है, जहां पर लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर 1 साल का होता है।
तो यदि हम नंबर 1 पे पहुंचेंगे, इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका से पीछे छोड़ देंगे। तो ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ से बड़ी इंडिया में होने वाली है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यदि मैं गलत नहीं हूं, मेरी बात का आप कोई गलत अर्थ ना निकालें, जो काम आप पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते, उससे 1000 गुना बड़ा काम अगले 5 साल में आरसीएम के माध्यम से किया जा सकता है।